दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए सही मायने में एक्सेल हम इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हाउ टू यूज बेसिक फार्मूलाज इन एक्सेल। क्योंकि एक्सेल देखा जाए तो कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड फार्मूला है। अगर एक्सेल में आपको फार्मूला लिखने नहीं आया, फंक्शन लिखने नहीं आया, मीन्स एक्सेल आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि जो एक्सेल हमारा है वो बेसिकली फंक्शन और फार्मूला का एक कलेक्शन है। क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, चाहे कॉमन कैलकुलेशन हो, चाहे डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो, एवरीथिंग वी डू थ्रू यूजिंग बेसिक फार्मूला एंड फंक्शन। So today this is lecture 4. In this lecture 4 I will discuss about the basic formula, how to write basic formula. और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हम किसी फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 4 है मैं उसके कंटेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपको ताकि आपको ज़्यादा आइडिया मिल सके कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा है चैप्टर 4 यूजिंग बेसिक फार्मूला। सो इन दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड, फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्लेइंग फार्मूला using cell reference in formula. Basically there are three references in Excel. One is absolute references, relative references and mixed cell references, and all are very important. Firstly, you must know about what is difference between relative cell reference and absolute cell reference, and also we have external cell references. So everything I will discuss in this video through the practical exposure, not theoretical part. Okay, so now this is Excel sheet. Okay, we have already discussed what is quick access toolbar, ribbon, everything we have discussed. Now here you can see there is a fx. Whenever you click on a cell, that particular cell is selected here. You can see D represent column, R 4 represent row. Here fx represent formula. Whatever we write here, it will be displayed in here also, means this is formula bar. Whenever you type equal, you can see here by default sum is mentioned. Here you can see there are various functions also, average, hyperlink, count, max. So we will discuss one by one. So firstly, अगर कोई भी फार्मूला आप लिखना चाहते हैं और जहाँ भी लिखना चाहते हैं, फर्स्टली यू हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर सेल। जिस भी सेल पे आप क्लिक करते हैं वो सेल बेसिकली क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। मीन्स अब जो भी डेटा आप लिखना चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं। सो बेसिकली फार्मूला होता क्या है, अगर हम एक थ्योरेटिकल बात करें, so a formula is an equation that perform calculations such as addition, subtraction, multiplication, division on a value in a worksheet. In Excel ये वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये वैल्यू कैन बी ए नंबर, ये सेल एड्रेस, ये डेट या टेक्स्ट या बुलियन डेटा। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम सेल रेफरेंस के बारे में बात करते हैं तो जनरली वो नंबर और या सेल एड्रेस को हम बेसिकली फार्मूला में कंसिडर करते हैं। और जो भी फार्मूला होता है जनरली कंसिस्ट टू एलिमेंट्स, एक होता है ऑपरेंड एंड दूसरा होता है ऑपरेटर जिसमें हमें करना है। सपोज 2 + 3, तो हियर यू कैन सी प्लस इज ए ऑपरेटर एंड 2 and 3 इज ऑपरेंड। ओके, सो दिस इज वे टू राइट ए फार्मूला। अब अगर हम कैलकुलेशन ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास आप देख सकते हैं प्लस है, माइनस है, डिवीजन, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला लिखते हैं तो वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। अगर आप इक्वल साइन लिखेंगे मीन्स यू आर गोइंग टू राइट ए फार्मूला। लेकिन अगर क्या होता है, एक चीज़ आप और नोट करेंगे, अगर सपोज मैंने प्लस लिखा है, ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 + 3 एंटर 5,
मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने पहले प्लस लिखा था एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट उसको इक्वल साइन में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स जो भी फॉर्मूला होता है हमेशा इक्वल साइन से लिखते हैं। अगर आप माइनस लिखते हो 5 + 3 प्रेस किया, ओके, तो आप देख सकते हैं इस ऑपरेटर के सामने ऑटोमेटिकली इक्वल साइन लग चुका है। मीन्स कहने का मतलब है कि व्हेन यू राइटिंग बेसिक फार्मूला इन एक्सेल दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वल साइन। अब इसमें जो ऑपरेटर होते हैं वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो प्लस माइनस। सपोज इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई हियर, सो suppose I have selected this cell and 3 into 5, this is 15. So we have प्लस माइनस एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, परसेंटेज साइज फॉर परसेंट, एंड कैरेट यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल्स के लिए। अगर आपको शो करना हो कि एक्सपोनेंट किसी का निकालना हो तो उसके लिए हम कैरेट यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सिंपल मैथमेटिक्स में, कि दे आर वेरियस ऑपरेटर, तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर की बात करें एक्सेल में तो सेम कंसेप्ट यूज होता है। पहले हम इसमें भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, बट इसमें 2-3 चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। अगर मल्टीपल ऑपरेटर गिवन है तो सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व नेगेटिव साइन। सबसे पहले सॉल्व होगा नेगेटिव, देन हमारा परसेंटेज, देन एक्सपोनेंट अगर गिवन है तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दैट इज आल्सो लेफ्ट टू राइट। ओके, सो बेसिकली जो ऑपरेटर है, चलिए एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने लिखा 7 + 8 3/2 -4। ओके, अगर इसकी हम सॉल्व करने की बात करें, ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो साइन सॉल्व होगा वो मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। नाउ प्रेस हियर, यू कैन सी दी योर आउटपुट। सो यहाँ पर देख सकते हैं 8 × 3 दैट विल बी 24 डिवाइडेड बाई 2 12 + 7 19 -4। तो जो मैथमेटिक्स में हमारा ऑपरेटर यूज होता था, जो भी हमारा डिफिनेशन था या यू कह सकते हैं कि सॉल्व करने के तरीके थे, सेम चीज़ मीन्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विल बी सेम इन एक्सेल एज वेल। अगर ब्रैकेट यूज करते हैं तो डेफिनेटली फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज सेल रेफरेंसेस। ओके, क्योंकि अभी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली हम कंटेंट को यूज कर रहे हैं। सपोज हियर यू हैव टू गिवन 5, हियर 6। नाउ आपको दोनों को ऐड करना है, 5 + 6 हियर। सो व्हाट वी राइट, जस्ट सेलेक्ट दिस प्लस दिस, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमने डायरेक्टली नंबर को नहीं लिखा है, वी हैव जस्ट गिवन दिस सेल रेफरेंसेस, कि जो भी हमारा नंबर है, जो भी कंटेंट है, वो किस सेल रेफरेंस में है या किस सेल में है। सो बेसिकली ए सेल रेफरेंस आइडेंटिफाई ए सेल्स लोकेशन इन द वर्कशीट। तो जो भी हम सेल रेफरेंस देते हैं बेसिकली उस सीट को या सेल को, उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी सेल रेफरेंस होता है, पहला ई कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है 5,
रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो एक दूसरा तरीका है कि इस तरीके से भी आप किसी भी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग सेल रेफरेंसेस। नाउ टॉकिंग अबाउट, we have three type of cell references. We can say four type: relative cell references, absolute cell references, and mixed cell references, and also external cell references. So firstly we're talking about relative cell references. So basically what happened here, suppose just look at very seriously. Now what is cell references? So a relative cell reference is one that adjusts the cell identifier automatically if you insert or delete column or row, or if you copy the formula to another cell. So a relative cell reference is there for one whose reference change relative to the location where it is copied or moved. चलिए, तो डिफिनेशन की बात इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस होता क्या। देखिए, रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है कि सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो सेल लिया और यहाँ पर हमने इसको ऐड किया, तो अब क्या होगा कि जैसे इसको हम यहाँ पर नीचे कॉपी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस सेल कंटेंट विल बी चेंज। नाउ हियर यू कैन सी, क्योंकि इसने अपने आप को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस cell. Suppose here just I am scrolling below, everything is changed according to this content. So this is called cell reference, relative cell reference, क्योंकि relatively डेटा आउटपुट है आपका वो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जहाँ भी आपको ऑटोमेटिकली डेटा को कॉपी करना हुआ, उस फार्मूला को कंटेंट के रिगार्डिंग चेंज करना हुआ, तो डेफिनेटली हम रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैं इसको और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं कोई कंटेंट इसमें इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स ये रिलेटिवली डेटा के काम कर रहा है। तो बेसिकली जब भी हम कोई फॉर्मूला किसी कहीं कॉपी करना होता है तो इसको यूज करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा चेंज होता रहे। अब तो दूसरा बात करते हैं absolute cell references, that is also very much important. absolute में क्या होता है कि वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे आप इसमें देख सकते हैं रिलेटिव में वैल्यू चेंज हो रही है बट इसमें चेंज नहीं होती है। और absolute cell reference का बहुत ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे जैसे आप वैल्यू फेस्ट की बात कर सकते हैं, जहाँ पे कोई कंटेंट आप हमेशा फिक्स करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सेल रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या है कि सेल रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि हर कॉलम में या हर रो में मुझे 11 ही दिखे। इन दैट केस वी कैन यूज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात करते हैं, ओके, जब भी हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें हम एक डॉलर साइन यूज करते हैं। तो जैसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस रिफर टू ए स्पेसिफिक सेल और रेंज ऑफ सेल रिगार्डलेस ऑफ वेयर formula is located in the worksheet. So a absolute cell reference include $2 in the formula preceding the column letter and row number. The absolute cell reference, so basically कहने का मतलब है कि जो भी हमारा absolute cell reference रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, बेसिकली हम उसमें $2 यूज करते हैं, एक तो रो नंबर के पहले और एक कॉलम के पहले। मीन्स अगर सपोज हमें इसको बनाना हो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस, तो जस्ट मेंशन डॉलर हियर एंड डॉलर हियर एंड डॉलर साइन हियर एंड डॉलर साइन हियर। ओके, नाउ 11. नाउ व्हाट हैपन, जस्ट यू कैन सी in every column and every row you can say everything is fixed, because here we are using absolute cell reference. So according to this cell address, this is not changing. Okay, so we have discussed relative cell references, also you have discussed absolute. Now you are talking about mixed cell references. Mixed cell references means
here we can use absolute as well as relative. So for this how you can do, इसके लिए क्या होता है, इसमें एक ही डॉलर साइन यूज होता है, या तो आप कॉलम के पहले कर सकते हैं या तो रो के पहले. मीन्स हियर ओके, सपोज हमने यहाँ से हटा दिया. ओके तो बेसिकली दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सेल रेफरेंस. सपोज अब हमने इसको कर दिया, इसको हटा दिया, इसको कर दिया, इसको हटा दिया. Now you can see the difference. So basically this is example of mixed cell references. Okay, so a mixed cell references is cell references that uses an absolute column or row reference but not both. Means या तो absolute एक यूज होगा या तो रेफरेंस एक यूज होगा, रिलेटिव होगा, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते इन केस ऑफ मिक्स्ड cell reference. Now talking about external cell reference. External cell reference means we are talking to access data from one sheet to another sheet, या you can say from one workbook to another workbook. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं दो शीट हैं. सपोज मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है इस शीट में, तो what I have to do, just write equal sign and click on this sheet, click this, just come here, press enter. Sorry, G5, let me see, G5. Why we are getting 0? Reason is that this is formula. Okay, now see, just write here F5. Sorry, here just write sheet name. Okay, so basically how we can access external cell reference from any sheet. Firstly, you have to mention the sheet number, sheet name. What is whatever sheet name is, suppose sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, sheet 7, anything can be named. So here if I want to access data from this sheet to this sheet, so firstly I have to mention equal sign, then sheet name, then colon, then F5, not colon. Okay, whenever we are talking about external reference, so an external reference to a cell or a range in a worksheet in another Excel workbook to define name in workbook. Okay, so here basically what happened, so firstly we have to give the sheet name, means whatever sheet name is 1, 2, 3, 4, and then followed by exclamation point and then cell address. So here sheet 1 is a sheet name, this is exclamation point and then cell address. So by using we can do this. If you want to access reference data in another book, so there are 2 or 3 options. One is VLOOKUP. I think you have already heard about VLOOKUP. So by using VLOOKUP you can do, and also by using bracket. Also we can do this to accessing data from one workbook to another workbook. There is a condition, in that scenario both वर्कबुक मस्ट बी ओपन. जैसे कि हम VLOOKUP में भी यूज करते हैं कि दोनों वर्कबुक ओपन होनी चाहिए, तभी हम VLOOKUP भी अप्लाई करते हैं. देन आल्सो यू कैन यूज ब्रैकेट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम वन वर्कबुक टू अनदर वर्कबुक. नाउ टॉकिंग अबाउट name range, using cell ranges in a formula. Basically something you have written,
suppose I have selected this cell. I have I have selected this cell. So basically, if you are selecting a range, so that is called cell range or range of cell we can see, and also we can put the name of this particular cell also. So here you can see define a name. So here you can define name for this particular range, and whenever you want to this particular data, so by using same name, suppose I have written, okay, now this is save because we have saved name data. Okay, so here you can see what we have done. Firstly, we have selected the range of data, define a name, and whenever I want to use this range by using this formula, I can use. Suppose here name data, name data, press enter. Here you can see by using this type of scenario we can use the particular cell of range. Okay, so by definition we can see a named range is a group of cell and occasionally a single cell with a designated name. The most common reason to name a range is to refer to it in formula and function. So after selecting a range, you can name the range using a different method. By typing the name in name box, we can see. By using the new name dialog box also. By using a create name. Okay. So basically range name can be up to 255 character. Range name may be begin with a letter, the underscore or a black slash. The rest of name maybe include letter, number, period, underscore character, but not a black slash. So it depends. And also we should avoid to giving the name of C. Sometimes C represent column name or represent row number. तो जब भी हम नेम रेंज की बात करते हैं तो इस तरह के फॉर्मूला इस तरह के नॉमेनक्लेचर को अवॉइड करना चाहिए कि जहाँ पे रो या कॉलम को रिप्रेजेंट हम न करें। तो अब आइए देखते हैं कि वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है और क्या बाकी रह गया है। कुछ एमसीक्यू भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि हाउ टू राइट ए फार्मूला एंड व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस the cell references. We have already discussed relative cell references, and we have also discussed absolute cell and mixed cell. We have discussed external cell references, and also we have discussed naming a range. So means we think we have discussed all the things which is covered in this chapter. Now there are some multiple choice question. Which of the following is a not arithmetic operator? So as we know, plus is arithmetic, minus is arithmetic, asterisk is a arithmetic operator, bracket is a not arithmetic operator. Per the order of operation, which of the following is a calculated first? So negative number calculated first. Which of the following is a acceptable name for a named range? So as we know, there are some conditions. So subtotal underscore west, this is acceptable. C7 is not acceptable because C represent column, 7 represent row, and subtotal west there is a space that is not valid. Subtotal there is a black slash, this is also not acceptable. Which of the following is the example of a absolute cell reference? So as we know, in absolute cell reference we use $2 sign, so option C is correct. Which is following is example of mixed cell reference? So we use only $1 sign in a mixed cell reference, so B option is correct. So I think we have discussed all the things. So thank you for watching this.